Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do this unit 3 from block 2 MPC 004, that is MAPC first year students. This video is for you guys. I have already made one video from this unit where we had discussed about interpersonal attractions. Now today we are going to study about explanation on interpersonal attractions, यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के क्या क्या रीजनिंग है, लोग जो स्टडीज हुई हैं उसमें क्या क्या पता चला है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन किस तरह से होता है, किसका रह जाता है, किसका नहीं रहता, कैसे रुक जाती हैं चीज़ें लोगों के बीच में, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन. ये आज का टॉपिक है. इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सप्लेनिंग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन. फर्स्ट है सोशल एक्सचेंज थ्योरी. सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है? सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में हम पहले भी कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और वीडियोस को देखते हैं तो आपने ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी 2 बार पहले भी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. ये तीसरी बार आ रहा है. इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताया है कि जो लोग हैं अपने पोटेंशियल पार्टनर के लिए जो फील करते हैं वो डिपेंड करता है कॉस्ट और रिवार्ड के ऊपर. जो भी रिलेशनशिप होगी दो लोगों के बीच में वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. वो कैलकुलेट इस तरह से करेंगे कि उनका उस रिलेशनशिप में कॉस्ट कितना आ रहा है, मतलब उन्हें कितने एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, और रिवार्ड मतलब उस रिलेशनशिप से उनको क्या फायदे हो रहे हैं. जो लाइकलीहुड है हेल्दियर रिलेशनशिप की, यानी कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी तब मानी जाएगी जब उस रिलेशनशिप में रिवार्ड्स ज़्यादा हैं, और यानी कि रिलेशनशिप में वो इंसान ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ये रिलेशनशिप ऐसी है जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है, वो खुश है, और कॉस्ट कम है. कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट का एक एग्जांपल दे दूं कि इसमें जैसे इन्होंने बताया, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आपने बुलाया तो लेकिन वो लिमिटेड पीरियड से ज़्यादा रुक गया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आपका दोस्त 2 दिन रुकेगा लेकिन वो 7 दिन रुक गया, तो अनवेलकम्ड फ्रेंड वो आपका खर्चा बढ़ाएगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, बहुत सारी चीजें होगी, तो वो कॉस्ट मानी जाएगी. फिर वो आपके लिए रिवार्ड नहीं होगा. 2 दिन तक तो रिवार्ड था लेकिन 7 दिन रुकने की वजह से वो अब आपके लिए कॉस्ट हो गया. सो ये कंपैरिजन लेवल भी होता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी में, जिसमें लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको कितना रिवार्ड या कितना कॉस्ट लग रहा है किसी रिलेशनशिप में या किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए. तो इंसान क्या एक्सपेक्ट करता है, वो ये चाहता है कि उसका मिनिमल कॉस्ट आए और रिवार्ड मैक्सिमम हो. लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, रिवार्ड मिनिमल है एंड कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो रिलेशनशिप सफ़र करती है. दोनों पार्टीज जो होती हैं वो डिससेटिस्फाइड और अनहैप्पी फील करती हैं. तो सेटिस्फैक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान ऐसी रिलेशनशिप में जाए जहाँ पे उसको रिवार्ड ज़्यादा है और जो पेनल्टीज हैं या फिर कॉस्ट जो है वो कम है. सो इस तरह की रिलेशनशिप इंसान सोचता है, ऐसा सोशल एक्सचेंज थ्योरी कहती है. नाउ कमिंग टू इवोल्यूशनरी थ्योरीज. इवोल्यूशनरी थ्योरीज अगेन इसमें पिंक आपको दिख रहा है मार्कर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से तैयार करिएगा. इवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती है कि जब ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, यानी कि मेल एंड फीमेल एक दूसरे को जब अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन का मेन रीजन फिजिकल फीचर्स होते हैं. जो फिजिकल फीचर्स ये इंडिकेट करते हैं कि वो जो सामने वाला है वो बहुत फर्टाइल है, यानी कि जिसके फिजिकल फीचर्स अच्छे हैं मतलब वो इंसान एक फर्टाइल इंसान है और वो ऑफस्प्रिंग्स को एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग को बर्थ देगा. तो ये एक अट्रैक्शन का रीजन माना गया है इवोल्यूशनरी थ्योरी में. जो प्राइमरी पर्पस माना गया है रोमांटिक रिलेशनशिप का वो है रिप्रोडक्शन. इसका मतलब ये है कि जो लोग अपने उस पार्टनर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिसको वो फर्टाइल समझते हैं.
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो हेल्दी जीन्स हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में पास हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाएंगे और वही कैरेक्टरिस्टिक उनके ऑफस्प्रिंग में भी दिखाई देगी। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि जब सेम सेक्स कपल होते हैं, यानी कि मेल मेल जिन्हें हम या फीमेल फीमेल जैसे लेस्बियंस हो गए या गे हो गए, तो वो तो दे डू नॉट एक्सपेक्ट चाइल्ड, बट उनमें अट्रैक्शन होता है, उनका रिलेशनशिप होता है। सो उसको ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी। आगे फर्टिलिटी के ऊपर ये भी बताया है कि जो मैन होता है वो जनरली विमेन में यही देखता है कि वो कितना उसमें फिजिकल अट्रैक्शन है, वो कितनी फर्टाइल है। यानी विमेन के कंपैरिजन में मेल ज़्यादा लेडीज में ये ढूंढते हैं कि वो फीमेल्स में ये ढूंढते हैं कि वो कितनी फर्टाइल है। विमेन ऐसा नहीं देखती। तो विमेन क्या देखती है, एक अगर लेडी की बात करें, फीमेल जनरली एम्फेसाइज करती है कि क्या उस मेल में रिसोर्सेस प्रोवाइड करने के एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की एबिलिटी है। सो मेन फर्टिलिटी देखते हैं वुमेन में, और वुमेन रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन देखती है। वो ऐसा क्यों देखती है, वो इसलिए देखती है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर उस मेल में ये दोनों चीजें हैं तो उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी ये दोनों क्वालिटीज आएंगी, रिसोर्स प्रोवाइड करने की एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की। तो ये जो एबिलिटी होती है रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की, ये मेन चीज होती है किसी भी लेडी के लिए, और वो ये मानती है कि ये ट्रेट उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी पास ऑन हो जाएगा। जिनके फिजिकल फीचर्स हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव माने गए हैं। एक हेल्दी मेट जो होता है वो ऐसे जेनेटिक ट्रेट कैरी करेगा जो उसकी आगे ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन होंगे और अच्छी हेल्थ को शो करेंगे। लोगों की जो टेंडेंसी होती है ये कंसीडर करने की कि उनके लोग क्या करते हैं हमेशा, अगर आप देखें तो जिनके फेशियल फीचर सिमेट्रिकल होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं, और लेस सिमेट्रिकल फेसेस वाले लेस अट्रैक्टिव माने जाते हैं। बट जब एक स्टडी की गई तो इसमें ऐसा नहीं पाया गया। इसमें ये पता चला कि जो परफेक्टली सिमेट्रिकल फेसेस होते हैं वो लेस अट्रैक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू जो लेस सिमेट्रिकल होते हैं। सो लोग, और ये भी पाया गया एक स्टडी में कि जिन लोगों के फेस उनके जैसे होते हैं उनको वही लोग ज्यादा पसंद आते हैं। मतलब कि आपका जिस तरह का फेस है, आपके फेस से मिलते जुलते जिन लोगों के फेस होंगे आपको वो इंसान ज्यादा पसंद आएगा, आप उनको ज्यादा अट्रैक्टिव मानेंगे। सो इसके ऊपर एक स्टडी की गई और ये प्रूव किया गया। जैसे कि एक लेडी थी, उसके फेस के ऊपर एक मैन का फेस सुपर इम्पोज किया गया। उस मैन को नहीं बताया गया कि उसका फेस किसी लेडी के फेस के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया है, और उस मैन से ये पूछा गया बहुत सारी लेडीज की पिक्चर दिखा कि आपको इनमें से कौन सी लेडी अट्रैक्टिव लगती है, तो उसने वही लेडी को अट्रैक्टिव कहा जिसका फेस उसके फेस पे सुपर इम्पोज किया गया था। सो इससे ये पता चलता है कि हर एक इंसान अपना रेप्लिकेट चाहता है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। इंसान ये सोचता है कि अगर वो इतने दिनों तक सर्वाइव कर गया तो ऑब्वियसली उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो इस इंटेंशन से इंसान अपने जैसे को ही अट्रैक्टिव मानता है। और मैन उन लोगों को भी अट्रैक्टिव मानता है जैसे उसकी फैमिली मेंबर्स की फेस जिनसे सुपर इम्पोज होते हैं, यानी फैमिली मेंबर्स के फेस जैसे मदर हो गए या और कोई फैमिली मेंबर है, उनका फेस अगर किसी से मिलता है तो वो उस इंसान को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, मोर अट्रैक्टिव मानेगा। एक और चीज उन्होंने बताई है कि लव कीप्स टू पीपल टुगेदर सो दे कैन रेज अ चाइल्ड। मतलब जिनमें प्यार होता है वो अपने बच्चों को अच्छे से आगे बढ़ा कर सकते हैं, अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं। ये एक ट्राइबल डेज की बात है, तभी भी ये देखा गया कि ऐसी लेडीज जिनके हस्बैंड सपोर्टिव थे उन्होंने अपने बच्चों को सक्सेसफुली रेज किया, और जो लेडीज अकेली थी जिनके पार्टनर उनको सपोर्ट नहीं करते थे वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से नहीं रेज कर पाई या वो सरवाइव नहीं कर पाए उनके ऑफस्प्रिंग्स। तो ये ट्राइबल डेज के टाइम पे ऐसा
माना जाता था और ये फैक्ट भी है। सो जो लव होता है ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो फर्दर जनरेशन में पास ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ऑफस्प्रिंग्स में जाना ऐसा लव का जीन बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आगे के जो जनरेशन होंगी वो ये एबिलिटी रखेंगी कि वो लव को पास ऑन कर सकें और फर्दर जनरेशन्स को सक्सेसफुली ग्रो कर सकें। नाउ कमिंग टू रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग रूल। इसमें ये बताया गया है, जैसे कि टेलीविज़न कमर्शियल्स इस चीज़ का बहुत यूज़ करते हैं कि जब हर एक इंसान में ये एक डिज़ायर होता है एस्टीम का, दूसरों से रेस्पेक्ट मिलने का, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है और बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि हमें दूसरों से अप्रूवल चाहिए, दूसरों से तारीफ चाहिए, दूसरों से लाइकिंग चाहिए। तो ये रेसिप्रोसिटी ऑफ लाइकिंग रूल यही बताता है। और जो टीवी कमर्शियल्स होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट भी कर लेते हैं अपना सामान बेचने के लिए। हम अपनी मतलब जैसे कि होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अपनी एस्टीम को वैल्यू देते, खासतौर से जब दूसरे हमें रेस्पेक्ट दे रहे हो तो हम उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम बहुत मेहनत भी करते हैं उस रेस्पेक्ट के लिए। सो इसी चीज़ का यूज़ टीवी कमर्शियल्स भी करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ हम दूसरे को ये देंगे तो दूसरा हमें बहुत इज्जत देगा या हमसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये जो एस्टीम होती है ये एक तरह का रिवार्ड होता है जो हमें समाज से मिलता है या दूसरों से मिलता है, और इस रिवार्ड के लिए हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी करना चाहते हैं। सो एक सेइंग भी है इसके ऊपर, एस्टीम विल बी रेसिप्रोकेटेड। तो ऐसी स्टडीज भी हुई हैं कि अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो वो सामने वाला भी आपको लाइक करता है इन रेसिप्रोकेशन। और एक टाइप का रिवार्ड ये भी होता है कि जब सोशल अप्रूवल जो मिलता है वो भी एक तरह का रिवार्ड है, क्योंकि जब सोसाइटी हमें अप्रूव करती है किसी चीज़ के लिए तो ये हमारे अंदर एक ऐसा पावर रीइंफोर्स कर देता है कि हम और अच्छा काम करना चाहते हैं, हम उस अप्रूवल के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मनी के अलावा सोशल अप्रूवल भी एक तरह का एस्टीम है जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में चाहता है। सो जो अप्रूवल का डेमोन्स्ट्रेशन है वो तभी भी देखने के लिए मिला, एक स्टडी की गई जहाँ पे अगर क्राउड बहुत ज़ोर से अप्रिशिएट करती है आपको तो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाता है, आप बहुत रेस्पेक्टफुली अपने आप को ट्रीट करने लगते हैं और समाज से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। और एक तरह का रिवार्ड होता है जब लोग आपको या कोई भीड़ आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे मार के रेस्पेक्ट देती है। सो ये एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल चीज़ मानी गई है। तो सोशल अप्रूवल मनी की तरह होता है जो बहुत वैल्यूएबल होता है और इसको पजेस करने के लिए लोग बहुत चीज़ें करते हैं और बहुत सारी उसकी ज़रूरतें भी सोशल अप्रूवल से पूरी भी हो जाती है। लाइक अगर कई चीज़ों में हमें सोशल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो गुडविल बढ़ाता है हमारा। सो इसीलिए हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, हमें चाहिए होता है, हमें लगता है कि समाज हमें रेस्पेक्ट दे और हम सेटिस्फाइड फील करें, और अगर हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिलती तो हम फ्रस्ट्रेटेड भी फील करते हैं। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरिस्ट जो हैं उन्होंने एक हेदर्स बैलेंस थ्योरी के बारे में बात की है 1958 में। उन्होंने ये बोला कि अगर पर्सन ए एक्स को लाइक करता है, एक्स मतलब वो खुद, और पर्सन बी भी एक्स को लाइक करता है मतलब उस पर्सन ए को लाइक, मतलब एक इंसान अपने आप को भी लाइक करता है और उसको दूसरा पर्सन भी लाइक करता है, तो बहुत लॉजिकल है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करेंगे, है ना, अपने आप ही इंड्यूस हो जाती हैं चीज़ें। सो रेसिप्रोकल लाइकिंग प्रपोजिशन यही कहती है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये बिलीव करते हैं कि उन्हें रेसिप्रोकेट करना होगा लाइकिंग, अगर उनको कोई लाइक करता है तो वो भी रेस्पॉन्स उसको लाइक करेंगे। तो इसमें इन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं इसके ऊपर कि जैसे अगर मान लीजिए एक कोई इंसान है वो दूसरे इंसान से अट्रैक्ट होता है जब उसको ये पता चलता है कि वो इंसान मुझे लाइक करता है। लाइक सपोज आपको पता चलता है कि सामने वाला आपको लाइक करता है और आप इसीलिए उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये वाला जो नोशन है ये बताता है कि ये एक रिवार्ड दे रहे हैं आप उस इंसान को फर्दर लाइक करके। तो ये हम उस पर्सन से इसलिए अट्रैक्टेड हो गए हैं क्योंकि हमें रिवार्ड मिला है, क्योंकि हमें ये पता चला है कि वो इंसान हमको लाइक करता है।
फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो पर्सन है, अगर वो किसी इंसान को लाइक करने लगता है एंड वो सामने वाला जिस इंसान को लाइक करता है वो भी इसको लाइक करने लगता है, क्योंकि उसको ये पता चलता है, वो परसीव करता है कि हाँ मुझे कोई लाइक करता है करके, यानी पहले ने दूसरे को लाइक किया और दूसरा ये परसीव करता है कि पहला वाला मुझे लाइक करता है। तो ये वाला जो लाइकिंग है ये रिवार्ड और एस्टीम वाला लाइक नहीं है, ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन किसी और रीजन से हुआ है, ये हमें समझना होगा। Now coming to liking produced by rewards others provide, ये इसमें हम ये देखेंगे कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और किस प्रिंसिपल से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसमें ये बताया है कि अगर कोई इंसान हमें रिवार्ड करता है तो ऑब्वियसली हम उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, वो इंसान जो हमें पनिश करता है उसको हम डिसलाइक करेंगे। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। होमन्स ने 1961 में थ्योरी जो थी वो इसी के ऊपर बेस थी कि जो हम अपनी एस्टीम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो भी हमको रिवार्ड करता है हम उससे हमारी एस्टीम बढ़ जाती है और हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं उस इंसान के बारे में भी। जो जैसे कि एक एग्जांपल इन्होंने बताया, अगर सपोज कोई एक ऐसा इंसान है जिसमें बहुत अच्छी स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत रेयर लोगों में मिलती हैं, अगर उन स्किल्स को वो यूज करके किसी को रिवार्ड करता है तो जिसको भी रिवार्ड करेगा उसका एस्टीम बढ़ेगा, वो उसको बहुत इंपॉर्टेंस देगा और इन रिटर्न वो भी इस इंसान को लाइक करेगा। लेकिन मान लीजिए वो जो स्किल है वो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों में वो सेम स्किल पाई जाती है, सो उसकी जो वैल्यू है, उस रिवार्ड की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मतलब अब उस क्वालिटी से आप किसी सबको देंगे तो कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि मालूम है कि ये तो बहुत कॉमनली अवेलेबल चीज़ है। सपोज किसी की बर्थडे पार्टी में आप जा रहे हैं और आप कोई गिफ्ट लेके गए हैं जो मार्केट में बहुत लोकली मिलता है, तो ऑब्वियसली जिसके बर्थडे पर आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं देगा उस चीज़ को ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ऐसी कोई चीज़ उसके बर्थडे पर ले जाते हैं कि जो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वो सामने वाला उसको इम्पोर्टेंस देगा और आपको ज़्यादा लाइक करेगा एज कम्पेयर टू उस इंसान से जो कॉमन सी चीज़ उठा के लेके आया है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है रिवार्ड का। जो ऐसे रिवार्ड देता है जो शॉर्ट सप्लाई में है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है सामने वाला। प्रॉफिट भी देखा जाता है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या किसी भी रिलेशनशिप में। प्रॉफिट का क्या मतलब है? प्रॉफिट का मतलब होता है आपने सपोज सामने वाले अपनी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत सारे रिवार्ड दिए हैं, उसमें से आप अपने उन चीजों को माइनस कर दो जो कॉस्ट आपका आया है। तो रिवार्ड में से कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको अगर सेटिस्फैक्शन होता है, आपको फायदा नजर आता है, तो यानी कि वो रिवार्डिंग रिलेशनशिप है, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें। इसको और थोड़ा अच्छे से समझाया जाए तो उस चीज को हम बोलेंगे कंपैरिजन लेवल। तो जिस रिलेशनशिप में आपका कंपैरिजन लेवल ऊपर होता है, मतलब आपको ज्यादा फायदा होता है जिस रिलेशनशिप में, इसका मतलब रिवार्ड में से कॉस्ट माइनस करने के बाद भी आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाइड मानिए, मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपका रिवार्ड माइनस कॉस्ट करेंगे, जो आएगा वो, अगर वो आपका प्रॉफिट है, इसका मतलब आप उस रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड है और वो रिलेशनशिप मानी जाएगी सुपरा कंपैरिजन लेवल पे मानी जाएगी। अगर इसका उल्टा है, मतलब कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है और रिवार्ड आपको कम मिल रहा है, तो आप इस रिलेशनशिप में अनहैप्पी रहेंगे, डिससेटिस्फाइड रहेंगे और आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहेंगे। लॉट एंड लॉट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और इसके बारे में स्टडी करी और इस चीज़ को बताने की भी कोशिश करी है कि कैसे हम थ्योरीज डालते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के ऊपर। तो कोई भी पर्सन, इनका लॉट एंड लॉट का ये मानना था कि कोई भी पर्सन सिर्फ उसी इंसान को लाइक नहीं करता जो उसको रिवार्ड दे रहा है, वो उन लोगों को भी लाइक करता है जो उस टाइम उसके
उस जगह पे थे जब उसको रिवार्ड मिल रहा था। यानी कि सपोज आपको कोई प्राइज मिल रहा है तो आप जो आपको प्राइज दे रहा है आप उससे तो खुश हैं ही, लेकिन जो आपके साथ आए हैं आपको प्राइज लेते हुए देख रहे हैं आप उनको भी पसंद करेंगे, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने इसके ऊपर स्टडी भी करी और इसको प्रूव भी किया एक एक्सपेरिमेंट में, जिसमें इन्होंने 3 मेंबर ग्रुप्स बनाए बच्चों के और उनको एक गेम खेलने के लिए कहा, और जो जीत गया उनको रिवार्ड मिला और कुछ को रिवार्ड नहीं मिला। तो वो जो ग्रुप था जिसको रिवार्ड, ग्रुप में जिस बंदे को रिवार्ड मिला तो वो उस ग्रुप में बाकी जो मेंबर्स थे उसको उस बच्चे ने ज्यादा लाइक किया, क्योंकि वो एज अ ग्रुप टास्क था और पूरे ग्रुप ने परफॉर्म किया था। और ये जो 3 मेंबर का ग्रुप है, अब जब उस बच्चे से ये पूछा गया कि तुम वेकेशंस में किसको साथ में लेके जाना चाहोगे, तो उसने उन्हीं लोगों का नाम लिया जो उसको रिवार्ड मिलते टाइम उसके साथ थे। तो इससे ये प्रूव होता है कि इंसान उनको ज्यादा सिर्फ उसको नहीं जो उसको रिवार्ड देता है, बल्कि उनको भी लाइक करता है जो उसको रिवार्ड लेते टाइम उसके साथ था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखना होगा। नाउ एक और सेइंग है, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि हम जिसको रिवार्ड समझते हैं वो सामने वाले के लिए हमेशा रिवार्ड हो। कभी कभी वो एक इंसान के लिए रिवार्ड होता है तो दूसरे के लिए पनिशमेंट हो जाता है। बहुत आम सी चीज़ है और बहुत सही अंडरस्टैंडेबल बात कही गई है कि वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। किसी के लिए अगर कोई चीज़ रिवार्डिंग होती है तो हो सकता है किसी और के लिए वो पनिशेबल हो। ये इनके कहने का मतलब है। तो हम किसी का कितना फायदा हुआ, किसी को कितना रिवार्ड मिला, कौन कितना सेटिस्फाइड है, इसे कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आप ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जो आप डालेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। इनके कहने का ये मतलब है इसमें कि हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हम किसी चीज़ से कितने सेटिस्फाइड है, हमें कितना पॉजिटिव चीज़ हुई है और कितनी नेगेटिव चीज़ हुई है। क्योंकि किसी के लिए कोई, अगर आपके नज़र में कोई चीज़ किसी के लिए रिवार्डिंग है, हो सकता है उसकी नज़र में वो रिवार्डिंग ना हो, वो उसको रिवार्ड मानता ही ना हो। नाउ कमिंग टू एंजाइटी। एंजाइटी में ये बता रहे हैं कि जब भी कोई इंसान एंशियस फील करता है, डरा हुआ होता है, या फिर अकेला होता है, लोनलीनेस फील कर रहा होता है, या खुद पे उसको यकीन नहीं होता, तब अगर कोई उसके पास हो तो वो रिवार्डिंग होता है उसके लिए। यानी कि उसको एक सहारा महसूस हो जाता है अगर कोई उसके साथ हो उस वक्त, तो ये बहुत रिवार्डिंग होता है। जैसे कि अगर आप देखें, अगर आप अपनी क्लास में, इन्होंने जैसा बताया एग्जाम्पल में, अगर आप क्लास में किसी आम दिनों में आते हैं तो एक आध कोई बच्चा होगा जो आके आपको मतलब पहले टाइम से पहले आ जाते हैं। मान लीजिए 8 बजे का टाइम है और आप 7:45 पे पहुंच जाते हैं। 7:45 पे पहुंचते हैं और आपको इक्के दुक्के लोग दिखते हैं और उनमें से कोई एक आध आके आपको हाय हेलो कर लेता है। लेकिन वही सिचुएशन अगर एग्जाम टाइम पे है, जो एंजाइटी वाली सिचुएशन होती है जब एग्जाम चल रहे होते हैं, उस वक्त अगर आप 7:45 पे पहुंचते हैं तो जो बच्चे होंगे, ज़्यादातर लोग आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो जोक या फिर रिमार्क या फिर कैसी तैयारी चल रही है, तैयारी हो गई, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। जो कभी आपसे बात नहीं करते थे वो भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि एंजाइटी को दूर करना चाहता है इंसान किसी और की प्रेजेंस के होने की वजह से। तो सैंक्टर ने 1959 में एंजाइटी कंडीशन के बारे में बताया था कि एंजाइटी कंडीशन जो है वो हमारी जो टेंडेंसी होती है दूसरों की प्रेजेंस का होना, उस टेंडेंसी को इंक्रीज कर देता है एंजाइटी के टाइम पे। इसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की है कि क्यों, कैसे होता है। तो इन्होंने कॉलेज की गर्ल्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो कॉलेज की लड़कियों से बोलते हैं कि हम आपको रिक्रूट करना चाह रहे हैं। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम आपको शॉक देंगे। शॉक देने की भी कंडीशन उन्होंने समझाई कि इतने शॉक की, इतना करंट की पावर से इतना शॉक लगेगा इस तरह से, और जब शॉक लगता है तब कैसा महसूस होता है, वो सब उन्होंने बताया। एंजाइटी किस तरह से प्रोड्यूस की गई ये भी उन्होंने बताया कि हाई एंजाइटी कंडीशन में क्या होगा, और किस तरह से जो बंदा था जो इनको समझाता इन लड़कियों को एंजाइटी के बारे में, शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो स्टेथोस्कोप पहने होता है और वाइट कोट पहना होता है, लैब कोट जिसे कहते हैं, और उसने ग्लासेस पहने होते हैं,
और ये जो बंदा है ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है डॉक्टर ग्रिगर जिल्स्टीन के नाम से, जो मेडिकल स्कूल में जो डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी और साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट है वहाँ के ये डॉक्टर हैं। ये पूछते हैं लड़कियों से कि आज तुम लोग यहाँ आए हो, कहते हैं इन लड़कियों को कि आज तुम लोग यहाँ आई हो और मैं तुम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा और इलेक्ट्रिक शॉक का क्या इफेक्ट होता है वो भी बताऊंगा। और फिर और भी ज़्यादा डराने के लिए उन लड़कियों को ये भी बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक शॉक जब रिसीव करोगे तो वो बहुत पेनफुल होगा। लो एंजाइटी कंडीशन जो होती है उसके टाइम पे वो डिस्क्राइब करते हैं कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है कुछ लोगों को एंजाइटी कम होती है। और इलेक्ट्रिकल एपरेटस जो होता है उसके अलावा जो बाकी रूम होते हैं उसमें उन लड़कियों को बिठा दिया जाता है एक्सपेरिमेंटल रूम में जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एपरेटस नहीं होता। फिर एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे माइल्ड इलेक्ट्रिकल शॉक में कैसा महसूस होगा, कितना पेन होगा, कितना नहीं होगा। एंड और शॉक और ये भी बताते हैं कि अगर कम शॉक लगे, इलेक्ट्रिकल शॉक की अगर इंटेंसिटी कम है तो वो जो शॉक का रिजेम्बलेंस है वो ऐसा होगा जैसे गुदगुदी होती है, ज़्यादा अनप्लीजेंट नहीं होगा। कुछ जो लेडीज होती हैं उनको फिर बोला जाता है कि वो कुछ ज़्यादा एंशियस दिख रही होती हैं और कुछ कम एंशियस दिख रही होती हैं। उनको बोला जाता है एक्सपेरिमेंटर उन्हें कहता है एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो उन्हें कहता है कि 10 मिनट के बाद हम ये एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, आप जब तक 10 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो। और उनको एक क्यूबिकल में बिठा देते हैं। क्यूबिकल मतलब एक छोटा सा कमरा होता है उसमें बिठा दिया जाता है और उनको जो बहुत कंफर्टेबल और स्पेशियस होते हैं रूम्स उनमें उन्हें आर्म चेयर पे बिठाया जाता है और बुक्स और मैगजीन्स भी उस रूम में रखी होती है। अब एक्सपेरिमेंटर उन पे कमेंट करता है, उन्हें बोलता है कि आप कैसे रहना चाहोगे, आप अकेले बैठना चाहोगे या आप अपने इनमें से किसी के साथ बैठना चाहोगे, क्या करना चाहोगे। तो ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस पर यह पता चला कि जो एंशियस लोग थे वो किसी की कंपनी में ही रहना पसंद कर रहे थे। उन्होंने 63% लोग ऐसे थे जिनकी हाई एंजाइटी कंडीशन थी। हाई एंजाइटी कंडीशन वालों में से 63% ऐसे थे जो दूसरों के साथ बैठना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। लो एंजाइटी कंडीशन वाले जो लोग थे उनमें 33% ऐसे थे जो दूसरों के साथ वेट करना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। सो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि किस तरह से लोग एंजाइटी की कंडीशन में दूसरों का साथ चाहते हैं और वो सूदिंग होता है, उनके लिए रिवार्डिंग होता है। एंजाइटी जो है ये इंसान की जो ज़रूरत होती है किसी के साथ रहने की वो बढ़ा देता है। और वो हर किसी के साथ नहीं रहना चाहते, वो उनके साथ रहना चाहते हैं जो सिमिलर सिचुएशन में है। यानी कि अगर हमें एग्ज़ाम देना है तो हम उन लोगों के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे जो खुद भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये भी इन्होंने प्रूव किया जहाँ पे कॉलेज की 2 ग्रुप्स की लड़कियों के ऊपर इन्होंने किया, उनको सीवियरली शॉक देंगे ऐसा करके कहा गया। एंड देन उसके बाद उनको बोला कमरों में वेट करो। तो उनसे पूछा कि आप किसी एक के साथ रुकना चाहोगे या ऐसे किसी के साथ रुकना चाहोगे जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो 60% लड़कियां ऐसी थी जो अपनी जैसी सिचुएशन वाली लड़कियों के साथ ही रुकना चाह रही थी, ऐसा इसमें पता चला। तो सेंटर जो है वो उन्होंने कुछ पॉसिबिलिटीज बताई है कि ऐसा क्यों होता है। और एक उन्होंने एक सेइंग है मिजरी लव्स कंपनी, इसको थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने बोला कि मिजरी लव्स ओनली मिजरेबल कंपनी। मतलब कि हम सिर्फ ऐसे लोगों की कंपनी में रहना चाहते हैं जो खुद उसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इसका रीजन क्या है उसमें बहुत सारे बताया है। नंबर 1 बताया है एस्केप। ये पॉइंट्स आ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जिस सिचुएशन में फंसे हैं हम दूसरे से उस सिचुएशन में ऐसे किसी दूसरे इंसान से बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो सिमिलर सिचुएशन में है, सो दैट हम वो जो पेन होगा उस सिचुएशन में उसको हम अवॉइड कर सके। हम उस दर्द की भावना या दर्द की सोच से भागना चाहते हैं, इस वजह से हम दूसरे की कंपनी में रहना चाहते हैं, अपने जैसे दूसरे को ढूंढते हैं। सेकेंड है कॉग्निटिव क्लैरिटी। दूसरा रीजन किसी अपनी ही कंडीशन में रहने वाले इंसान से की कंपनी में रहने का रीजन ये भी है कि जो
जब ऐसी सिचुएशन होती है जो एम्बिगुअस होती है, मतलब जो बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, उसमें हमारी इच्छा होती है कि हम ऐसे दूसरे इंसान से बात कर सके जो नॉलेजेबल है, जिसको क्लियर है इस सिचुएशन के बारे में, कुछ पता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो इसीलिए हम ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हो सकता है उसको इस बारे में पता हो जो हमें नहीं पता। नेक्स्ट है डायरेक्ट एंजाइटी रिडक्शन। जब पीपल जो होते हैं, जो भी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे हैं, वो कंफर्टेबल फील करते हैं दूसरों की प्रेजेंस में। और जो भी हाईली एंशियस है पर्सन, वो ऐसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करेगा जिनके साथ रह के उसको करेज मिलती हो, उसको हिम्मत बंधती हो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एंजाइटी रिडक्शन। इनडायरेक्ट एंजाइटी रिडक्शन ये एक इफेक्टिव डिवाइस है एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अब अगर हम अपना ध्यान उस पर्टिकुलर टेंशन वाली कंडीशन से हटा लें तो ऑटोमेटिकली हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। तो जो लोग हैं वो बुक्स की तरफ अपना ध्यान बांटने लगते हैं या मैगजीन्स पढ़ने लग जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन होती है। और कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ रुकना ज़्यादा पसंद करते हैं, बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं जो उसी कंडीशन को फेस करने वाला है हमारे जैसे। नेक्स्ट है सेल्फ इवेल्युएशन। लोग जनरली उन लोगों के साथ इसीलिए भी रहना चाहते हैं हमारे जैसी सेम सिचुएशन के साथ, क्योंकि हमें उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स हम अपने हमारे जो इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं उसके भी वैसे ही होंगे, और हम एक रीजनेबलनेस को इवेलुएट कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम ज़्यादा डर रहे हैं और सामने वाला उतना नहीं डर रहा, और अगर वो नहीं डर रहा तो क्यों नहीं डर रहा। तो हम अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं कि वो नहीं कर ऐसा नहीं हो रहा, तो हम भी ऐसा हमारे साथ भी ऐसा ना हो। सो इस तरह से हम एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को और हैंडल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्ट्रेस। स्ट्रेस में ये बताते हैं कि ऐसे एविडेंस मिले हैं कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, जो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं वो कम हो जाते हैं अगर आप किसी और इंसान की प्रेजेंस में हैं, यानी कोई और इंसान आपके साथ है तो आपके अंदर जो फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस स्ट्रेस की वजह से आई है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका इन्होंने साइंटिफिक लॉजिक दिया है कि रेसिप्रोकल इनिबिटरी इफेक्ट होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमस के बीच में, और पैरासिम्पैथेटिक सेंटर्स जो होते हैं उनके उन पे भी इस चीज का असर होता है। जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है उसका स्टिमुलेशन जब हो जाता है तो ये इनहिबिट करता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस के फंक्शन को। जब भी जो स्टडी है उसमें ये भी पता चला है जब भी कोई इंसान होता है हमारे साथ, जब हमें स्ट्रेस हो रहा होता है, और ख़ास तौर से सेम स्पीशीज़ का, यानी मैं इंसान हूँ तो मुझे इंसान ही चाहिए, मुझे डॉगी वगैरह नहीं चाहिए, तो जो इंसान है वो स्टिमुलेट कर देता है हमारे एंटीरियर हाइपोथैलेमस को की एक्टिविटी को, और उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है उसकी एक्टिविटी का वो इनहिबिट मतलब रोक देता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को। और इसके जो सेंटर्स हैं, जो न्यूरो एंडोक्राइन है अपना सिस्टम, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, उनका जो रेस्पॉन्स है स्ट्रेस को लेकर उसको ये कंट्रोल करने लग जाता है। जब भी कोई हमारे साथ होता है तो वो हमें हमारा जो डिस्कम्फर्ट का लेवल होता है, जो हम स्ट्रेस में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो खत्म कर देता है। नाउ कमिंग टू सोशल आइसोलेशन। ऐसा माना जाता है कि हर एक इंसान जो है, चाहे उसको स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो या ना हो, लेकिन वो अक्सर लोगों की कंपनी ही चाहता है, वो अकेले रहना नहीं चाहता। इसको एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया जो सोशल रिफॉर्म एक्सपेरिमेंट भी माना जाता है। ये जॉन हैविलैंड ने दिया था। ये एक ग्रेट प्रिजन आर्किटेक्ट थे, यानी कि जेल को बनाने वाले, जेल की डिज़ाइन करने वाले, जेल को डिज़ाइन करने वाले थे। इन्होंने जो जेल डिज़ाइन किया था ये ह्यूमैनिटेरियन
और परफेक्ट प्रिजन के नाम से इन्होंने अपने जेल को बोला कि ऐसा जेल है जो इंसानियत को देखते हुए बनाया गया और परफेक्ट जेल है। 1821 का ये रिफॉर्म है प्रिजन सिस्टम का, जिसमें क्वैकर रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने ये अलाउ किया था कि जो प्रिजनर्स थे वो आपस में मिल सकते थे, उनकी दोस्त उनको आपस में मिलने जुलने दिया जाता था। तो इन सारे प्रिजनर्स की दोस्ती हो गई आपस में, और जब इन्हें छोड़ा गया तो ये बड़े बड़े क्राइम करने लगे साथ में मिलके, इतनी ज़्यादा इनकी दोस्ती हो गई थी। अब जो ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्मर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रिजनर्स तो और बड़े क्रिमिनल बन जाएंगे। सो ऐसा सोच के उन्होंने टोटल सोशल आइसोलेशन के बारे में डिसाइड किया। तो सो दैट इनका जो हार्मफुल करप्शन था उसको रोका जा सके, जो क्रिमिनल दिमाग इनका था उसको रोका जा सके, इनकी जो सोच और ये इतना ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी उसको बंद किया जा सके, और ये अपने गलतियों को समझ सके और भगवान पे ध्यान लगा सके। ऐसा सोच के इन्होंने नई डिज़ाइन का प्रिजन बनाने की कोशिश करी, जिसे टोटल सोशल आइसोलेशन का भी नाम दिया। सो हैवीलैंड आर्किटेक्चरल डिजाइन जो थी उसमें इन्होंने एकदम ऐसा रूम बनाया जो अलग अलग थे, दिन और रात अलग रखा इन्होंने प्रिजनर्स को। और जो प्रिजन के कमिश्नर्स थे इन्होंने ये बहुत पॉपुलर थे, किस तरह से इन्होंने अलग रखा इस चीज को लेकर। और बहुत सारे इन्होंने स्टाइल प्रिजन के बहुत सारे जो प्रिजन थे उनमें सब जगह यही वाली सेम स्टाइल कॉपी की गई, अलग कैसे रखना है सारे प्रिजनर्स को इस तरह से। जो वार्डन था उनको धीरे धीरे ये पता चला जब ये इनको अलग आइसोलेशन में रखने लगे कि प्रिजनर्स को एक दूसरे से बात करने तो दिया नहीं जाता था, तो नया वेंटिलेशन सिस्टम की जरूरत पड़ी। जैसे उनको जब उन्होंने देखा कि आइसोलेशन करना है लेकिन दम भी तो घुटेगा अगर सारे दिन बंद रखोगे और किसी से कांटेक्ट में, तो इस बारे में उन्होंने सोचा। और जो प्रिजनर्स थे उन्होंने फिर उन्होंने दूसरा तरीका, जो पुराने टाइप का वेंटिलेशन सिस्टम था उसके थ्रू उन्होंने नया तरीका निकाल लिया था प्रिजनर्स ने गप लगाने का, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे ये वो। तो अब इनको एक और नया वेंटिलेशन सिस्टम की इस वजह से जरूरत थी। एक पॉलिसी इन्होंने फिर अल्टीमेटली लेके आए जिसे सोशल आइसोलेशन पॉलिसी कहा गया, जिसके अनडिजायरेबल रिजल्ट आए। मतलब इन्होंने तो इसीलिए अलग करना चाहा था कि ये क्राइम राइम ना हो और ये आगे जाके सुधर जाए, लेकिन कुछ और ही उल्टा होने लगा। जब इनमेट्स को फिजिकली ये अलग रखा जाने लगा प्रिजन के, तो ये फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगे सारे के सारे। और इनमें जो जितने पहले जैसे काम करते थे वैसे इनमें काम करने वाली एनर्जी भी नहीं रही। ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि हम बचपन से लोगों के साथ रहना सीखते हैं। अगर हमें कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, और इस चीज़ को कहते हैं कैबिन फीवर। कैबिन फीवर वो होता है जब हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, हम लोगों से मिल नहीं पाते, तो हमें कैबिन फीवर के नाम से इस प्रॉब्लम को जाना जाता है। सो बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। और जो प्रिजनर्स थे उनकी ऑटोबायोग्राफिकल जो रिपोर्ट्स आई उसके बारे में भी बताया गया कि आइसोलेशन कितना डिवास्टेटिंग था। इन्होंने जो प्रिजनर्स में देखा 3 चीजें नोटिस करी। पहला ये कि आइसोलेशन का जो पेन था वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था प्रिजनर्स ने, और इनका जो टाइम के साथ रिलेशनशिप था वो नॉन मोनोटोनिक था। मतलब उनको पता ही नहीं चलता था दिन रात का, कुछ समझ नहीं रह गई थी उनको। एकदम से बहुत ज्यादा तेज पेन उठता था और एकदम से शार्पली डाउन हो जाता था। और पेन जब डाउन होता था तो इस तरह से होता था कि उनको एपैथी हो जाती थी, एपैथी बन जाती थी इसके अंदर, यानी कि वो शिजोफ्रेनिक स्टेट में आ जाते थे। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में होता है वैसा ये एक्ट करने लगते थे, विड्रॉल सिम्टम्स हो जाते थे, डिटैचमेंट के सिम्टम हो जाते थे। सेकेंड टेंडेंसी जो प्रिजनर्स में देखी गई आइसोलेशन में रखने की वजह से, वो ये देखा गया कि इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी हो गई थी कि वो कुछ ऐसा सोचते, ऐसा सपने लेते थे ओकेशनली, और ओकेशनली हेलुसिनेट भी करते थे, जो चीज़ होती नहीं थी। लोगों के बारे में सपने लेते थे, लोगों के बारे में सोचते थे और उन्हें लोग दिखाई भी देते थे, हेलुसिनेशंस होने लगे थे।
थर्ड जो कंडीशन जिन लोगों को आइसोलेट किया गया था, जिनकी कंडीशन थोड़ी बेटर थी, जो लेस प्रोन थे एपैथी के, वो थे जिन्होंने अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर दिया था और अपना मन कहीं और किसी और एक्टिविटी में लगा रहे थे। सो इससे ये कंक्लूजन निकला इस स्टडी से कि कंप्लीट सोशल आइसोलेशन बहुत अनप्लीसेंट होता है और इसीलिए नॉर्मल ह्यूमन कांटेक्ट इज इम्पोर्टेंट। और ये बहुत रिवार्डिंग होता है अगर कोई इंसान आपके आसपास होता है कि और लोनलीनेस से हमेशा हमें बचना ही चाहिए। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दिस इज यूनिट 2, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के बारे में क्या कहते हैं? सेल्फ एस्टीम के बारे में ये कहा जाता है कि जिसका हाई सेल्फ एस्टीम होता है वो दूसरे के लव को जल्दी एक्सेप्ट करता है, रिसेप्टिव होता है। मतलब सामने वाले, अगर आपका हाई सेल्फ एस्टीम है तो आप सामने वाला के लव और अफेक्शन को रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे एज कंपेयर टू उस इंडिविजुअल के जिसका लो सेल्फ एस्टीम है। रॉजर ने भी इसके बारे में बोला कि फिर कई जितने भी थ्योरिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज रखे। जैसे रॉजर्स ने 1951 में बोला कि पर्सन्स हु एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ विल हैव बेटर इंटरपर्सनल रिलेशंस विद अदर्स। जो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जिसकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है, वो उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छी होती है। एडलर ने भी यही सेम चीज कही कि दोज हु देमसेल्व्स फील इंफीरियर डेप्रिशिएट अदर्स। जो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं वो दूसरों को भी इंफीरियर फील करवाते हैं। हॉर्ने ने 1939 में बोला लव एज अ कैपेसिटी। सो लव ऑफ सेल्फ, लव ऑफ अदर्स एज पॉजिटिवली रिलेटेड। तो ये उन्होंने कहा खुद के लिए प्यार और दूसरों के लिए प्यार दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है। और फ्रॉम ने भी 1939 में यही सेम चीज़ बोला कि हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है सेल्फ एस्टीम और एक्सेप्टेंस के बीच में। जिनकी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है उनका सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होता है और वो दूसरों को लाइक भी ज़्यादा करते हैं। सो दूसरों से अप्रूवल की जो नीड है वो उन इंसानों में ज़्यादा होती है जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है। सो जो पर्सन है अगर किसी ग्रुप की मेंबरशिप की तरफ अट्रैक्ट होता है तो दो रीजन हो सकते हैं ज्यादा अट्रैक्ट होने के। पहली कि और वो कितना अट्रैक्टेड है उसके, वो किस पे डिपेंड करता है। वो किसी ग्रुप की मेंबरशिप के लिए अगर या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए अट्रैक्टेड है तो पहला फैक्टर है उसकी नीड की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब उसको कितनी जरूरत है उस ग्रुप की। दूसरा उसकी पर्टिकुलर जो नीड है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद कितनी सेटिस्फाई हो जाएगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। सो अगर किसी का सेल्फ एस्टीम लो है सो उसकी जो नीड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एक्सेप्टेंस की, कि कोई उसको एक्सेप्ट कर ले। सो ये पॉइंट हमें याद रखना होगा। और भी कुछ पॉइंट्स डिट्स ने दिए हैं। डिट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो उसको ये पता चल जाए कि वो उसे एक्सेप्ट किया जाता है किसी ग्रुप में, तो वो सेटिस्फाई तब अपनी नीड को सेटिस्फाइड मानेगा अगर उसकी लो सेल्फ एस्टीम है एज कंपेयर टू जिसकी हाई सेल्फ एस्टीम है। यानी कि हाई सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन को इतना ज्यादा कुछ सेटिस्फैक्शन से मतलब नहीं होता अगर वो कहीं पे कोई पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन जिसका लो सेल्फ एस्टीम है उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कोई उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। सो एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा अट्रैक्शन उनमें ज्यादा पैदा करती है जिनमें लो सेल्फ एस्टीम होता है। एक और पॉइंट जो इन लोगों ने बताया वो ये कि रिजेक्शन के ऊपर, अगर कोई इंसान सामने वाले को रिजेक्ट कर देता है तो जिसका लो सेल्फ एस्टीम होता है उसमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जिसका हाई सेल्फ एस्टीम होता है। सो जो रिजेक्शन है वो हमेशा अट्रैक्टिवनेस को डिक्रीज कर देता है उन लोगों में जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें इन्होंने कुछ कॉलेज के फ्रेशर्स जो थे उनको लिया, छोटे ग्रुप्स में 5-6 के मेंबर्स के एक ग्रुप में इनको डाल दिया गया और 2 घंटे के डिस्कशन के टास्क में इनको रख दिया गया। तो 2 घंटे का जो टास्क था इन बिटवीन
और अटेम्प्ट ये किया गया जो ग्रुप है उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई। इस ग्रुप में जो 4-5-6 लोगों का ग्रुप था उनको 2 घंटे के डिस्कशन में रखा गया और उस ग्रुप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की। पहला जो, क्योंकि 2 घंटे का था डिस्कशन, तो पहला घंटा खत्म ही हुआ था या पहला घंटा चल ही रहा था, उसी वक्त इनको इंटरप्ट किया जाता है बीच में और इनको ये बोला जाता है कि डिजायरेबिलिटी बताओ दूसरे मेंबर्स के बारे में, तुम इस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के बारे में क्या सोचते हो, उनको रेट करो कि और एक्सपेरिमेंटर खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ये ग्रुप के जो बाकी मेंबर्स को रेट करो कि तुम कितना लाइक करते हो उनको और इस ग्रुप में कितना रहना चाहते हो। इस तरह के क्वेश्चंस उनसे पुटअप किए गए। ब्रेक में इन्होंने सब्जेक्ट्स के जितने भी थे इस ग्रुप के मेंबर्स थे उनके रेटिंग्स उनसे लिए, उनको अराउज किया कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा जानने के लिए कि मेरे बारे में किसी ने क्या लिखा होगा, मेरे बारे में कितने मार्किंग किए होंगे, ये सब पता करने के लिए। तो इनको इंडिविजुअली लेके जाया गया और इनको है ना गलत सलत रेटिंग बता दी गई जो मैनिपुलेटेड रेटिंग्स थी। कुछ को ये दिखाया गया कि तुम्हें ग्रुप वाले बहुत पसंद कर रहे हैं, सब फिक्शियस था, लेकिन कुछ को ये बताया गया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ग्रुप वाले और एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और कुछ को ये बताया गया कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जब इनका टास्क खत्म हो गया, टास्क खत्म होने के बाद फिर इनसे क्वेश्चंस किए गए और कि वो कितना ग्रुप में रहना चाहते हैं, बाद में ग्रुप ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ग्रुप के मेंबर्स उन्हें कैसे लगे, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने रिजल्ट देख चुके थे, मतलब फिक्शियस रिजल्ट्स इन्हें पता थे, तो उसके बेसिस पे इन्होंने आउटपुट दिया। इससे ये पता चला सेल्फ एस्टीम के बारे में बहुत चीजें पता चली हमें। 3 तरीके से सेल्फ एस्टीम पता चल रही थी। पहला, एक्सपेरिमेंटल सेशन से पहले इनके जो क्वेश्चनियर किए गए थे सेल्फ एस्टीम के ऊपर, उससे पता लगाया गया। दूसरा, इन बिटवीन जब सेशन खत्म हो गया तब, क्योंकि सेशन खत्म हो गया उस वक्त इन बिटवीन तो इन्हें रोक के पहले इनको स्कोर बता दिया गया था कि किनको कौन लाइक करता है, किनको कौन नहीं लाइक करता है। उसके बेसिस पे सेशन के एंड में तो वैसा रिजल्ट आएगा। सेशन से पहले तो ऑनेस्ट रिजल्ट्स थे क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था किसी के बारे में। एंड थर्ड वो था कि सब्जेक्ट्स को इस तरह से रेट किए गए थे कि ग्रुप में एक दूसरे इंडिविजुअल्स क्या रेट कर रहे हैं उनको, इस हिसाब से। इससे हमें ये पता चला कि जिनकी लो सेल्फ एस्टीम थी उनके ऊपर इस चीज का ज्यादा फर्क पड़ा और जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम थी उनको इस चीज का फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से हमें सेल्फ एस्टीम के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट 3rd यूनिट जो आज हमने खत्म कर दिया है, और एक लास्ट यूनिट बची है MPC 004 की। आई होप आपको मेरे वीडियोस यूजफुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।